हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र के बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ये रिवीजन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें सारे तरह के प्रश्न कवर रहेंगे और ऐसे मैं रोज़ वीडियो लेके आऊँगी। इसमें क्या है, जितना ज़्यादा आप अभी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, अगर आप भूल जाते हैं, रिविज़न पढ़ चुके हैं सब कुछ, तो अभी सबसे अच्छा टाइम है रिविज़न करने का। तो आपको रिविज़न ही करना है। रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आप हमारा हम जीतेंगे बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप डेली टेस्ट देकर कठिन से कठिन टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद कर कर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वह प्रतिरक्षी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। वो बोल रहे हैं कि वह प्रतिरक्षी जो अपरारोध को पार कर सकता है। अपरा को मतलब क्या बोलते हैं? अपरा को बोलते हैं प्लेसेंटा, है ना। प्लेसेंटा, वह प्रतिरक्षी बताओ जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है। तो वो होता है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन गामा। आईजीजी जो होता है वो अपरारोध को या प्लेसेंटा को पार कर सकता है। ये एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है, मानव के शरीर में ये पाया जाता है और ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक सबसे आम हिस्सा होता है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि ये जो आईजीजी है किन कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो आईजीजी है ये बी कोशिका या बीटा कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है और ये रक्त और ऊतक द्रव में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे मेन चीज़ क्या है? ये प्लेसेंटा से होकर गुजरता है। इसके अलावा ये माता के दूध में भी पाया जाता है। माता के दूध में दो प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं। एक पाई जाती है आईजीए। आईजीए भी कहाँ पाई जाती है? माता के दूध, जो कोलेस्ट्रम होता है, जो शुरू का 3 दिन का दूध होता है माता का, उसमें आईजीए पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन अल्फा बोलते हैं इसको। और ये जो आईजीजी होता है इसके 4 वर्ग होते हैं। ये जो आईजीजी होता है इसके कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग होते हैं। एक आईजीजी 1 होता है, एक आईजीजी 2 होता है, एक आईजीजी 3 होता है और एक आईजीजी 4 होता है। इस आईजीजी के अगर उच्च स्तर हो जाता है, मतलब आईजीजी का अगर उच्च स्तर हो जाता है व्यक्ति के शरीर में, तो संक्रमण हो जाती है, सूजन हो जाती है और ऑटो इम्यून, मतलब ये अपने आप होने वाली बीमारी, इसको ऑटो इम्यून बीमारी बोलती हैं। अगर इसकी जांच की जाती है अगर बार बार, तो ये जांच अगर डॉक्टर बोलता है इसके करवाने की, तो ये ट्यूमर या कैंसर का मतलब खतरा हो सकता है। आईजीजी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है आपको हेपेटाइटिस ए का संक्रमण हो। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा भी अगर संक्रमण हो जाता है तो जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है जो प्रभावित हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। वह प्रतिरक्षी जो अपरारोध को पार कर लेता है या प्लेसेंटा को पार कर लेता है, कौन सी क्या कहलाता है? आईजीजी कहलाता है। आईजीजी कहलाता है। आईजीए क्या होता है? आईजीए क्या होता है? आईजीजी क्या होता है? आईजीए होता है जो कोलेस्ट्रम में पाया जाता है और आईजीजी क्या होता है? जो प्लेसेंटा को पार कर देता है। आईजीजी क्या होता है? जो प्लेसेंटा को पार कर देता है। प्लेसेंटा को अपराध को पार करने वाला या प्लेसेंटा को पार करने वाला ये एकमात्र ये एंटीबॉडी है जो इम्यूनोग्लोबिन है, जो प्लेसेंटा से पार हो जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम द्वारा होता है, थायराइड द्वारा होता है, सेरिबेलम द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण, ऐच्छिक मतलब होता है जो इच्छा की गति होती है, हम अपनी इच्छा से जो गति करते हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो उनका नियंत्रण होता है सेरिबेलम द्वारा। किसके द्वारा होता है मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण? सेरिबेलम द्वारा होता है मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण। ये क्या होता है? सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। शरीर के अलग अलग अंगों में ये समन्वय बना के रखता है। सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आपसे पूछे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो सेरिब्रम होता है। ये शरीर की सभी मोटर गतिक कौशल गतिविधि होती हैं उनको नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है। कौन सा? मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है। और आपसे पूछे कि मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है सेरिब्रम द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम द्वारा मनुष्य की ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। सेरिब्रम द्वारा मनुष्य की ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण होता है।
सबसे बड़ा जबकि कौन सा पार्ट होता है, सबसे बड़ा सेरिब्रम होता है। और ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम द्वारा मनुष्य की ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो कि कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। कोई ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, तो हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस करता है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित। पीयूष ग्रंथि की जस्ट ऊपर होता है हाइपोथैलेमस ही पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है और बहुत सारे संकेतों को पीयूष ग्रंथि को देता है और बहुत सारे हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए पीयूष ग्रंथि को देता है। पीयूष वहाँ से हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलकर पीयूष ग्रंथि के पीछे ही जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं। तो मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम द्वारा होता है। जबकि सेरिब्रम क्या होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। देखो, जो वृषण होता है ये मानव का जो वृषण होता है वो क्या होता है, जो मेल होता है उसमें पाई जाने वाली एक जनन ग्रंथि होती है। मेल में पाई जाने वाली एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और जो वृषण में पाई जाने वाली जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो एक संधारणीय कोशिकाएं होती हैं। ये शुक्राणुओं के उत्पादन में मदद करती हैं, तो इनको हम पोषक कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि क्या करती हैं, ये शुक्राणुओं के उत्पादन में मदद करती हैं। इनको नर्स या हेल्पर कोशिकाएं भी कहा जाता है। सर्टोली कोशिका को और क्या कहा जाता है, सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका भी कहा जाता है और सर्टोली कोशिकाओं को हेल्पर कोशिका भी कहा जाता है। याद रखना है कि आपसे पूछ सकते हैं कि वृषण की किन कोशिकाओं को नर्स या हेल्पर कोशिकाएं कहा जाता है। तो जो सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं उनको नर्स या हेल्पर कोशिकाएं कहा जाता है। ये विभेदन की क्रियाओं को करती हैं और अपरिपक्व शुक्राणुओं को परिपक्व शुक्राणु में बदलती हैं। ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, जो अपरिपक्व शुक्राणु होते हैं ना उनको परिपक्व शुक्राणु में बदल देती हैं। इसके अलावा ये शुक्राणु के विकास के लिए कुछ जरूरी रासायनिक यौगिकों को भी छोड़ती हैं। इन कोशिकाओं पर जो FSH हार्मोन होते हैं वो होते हैं, FSH मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये होते हैं। इन कोशिकाओं की खोज जो की थी वो एनरिको सर्टोली नामक व्यक्ति ने की थी 1862 में, इसलिए इनको सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। ये इटालवी एक वैज्ञानिक थे। तो याद रखना, सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन नलिकाओं में स्थित एक कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु कोशिकाओं को मदद करती हैं। क्या करती हैं, जो शुक्राणु का उत्पादन करने में, शुक्राणु के उत्पादन करने में मदद करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं। सर्टोली कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो ये एक पोषण कोशिकाएं होती हैं। आपसे पूछें सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं, तो ये वृषण में पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसा आता है, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, शुक्राणु में पाई जाती हैं। शुक्राणु के उत्पादन में ये मदद करती हैं। और इसके अलावा ये एक और कोशिकाएं होती हैं लैडिंग कोशिकाएं। लैडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं, शुक्राणु को अंडाशय तक ले जाने में मदद करती हैं। वीर्य उत्पादक नलिकाओं में भी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो नर कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो क्योंकि ये सर्टोली कोशिकाएं नर कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, इसलिए हम इनको पोषण कोशिकाएं कहते हैं। क्योंकि ये नर कोशिकाओं को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, इसलिए हम सर्टोली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, पोषण कोशिकाएं भी बोलते हैं। और लैडिंग कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ये वीर्य नलिकाओं मतलब वीर्य को अंडाशय तक पहुंचाने में मदद करती हैं। ये सारी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। देखो, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो भी स्टेरॉइड हार्मोन होता है। स्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिसोल जो होता है वो भी स्टेरॉइड हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन ये भी स्टेरॉइड हार्मोन होता है। ये जो ग्लूकागॉन होता है ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होता है। देखो, स्टेरॉइड हार्मोन किसी भी समूह से संबंधित रासायनिक यौगिकों के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से 3 ग्रंथियों द्वारा ये निकाले जाते हैं। सबसे पहला होता है एड्रेनल ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा, एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा निकाले जाते हैं, ये वृषण द्वारा।
और तीसरे निकाले जाते हैं अंडाशय द्वारा। ठीक है, ये तीन इन तीन ग्रंथि मनुष्य मानव में 9 जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं या अंतःस्नावी ग्रंथियाँ होती हैं। इनमें से ये 3 जो ग्रंथियाँ होती हैं, एड्रेनल हुआ, वृषण हुआ, अंडाशय हुआ, इनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। फ्रेंड्स, आज अपने आप अगर मेरे हम जीतेंगे बेस्ट से जुड़े होंगे तो आज मैंने वहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि क्या होती है, कौन सी ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, बहुत अच्छे से थ्योरी समझाई है। उसके बाद कल उसका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद हम करीब इसके जो अंतःस्नावी ग्रंथि हैं उसके करीब, अंतःस्नावी ग्रंथि वही स्नावी ग्रंथि और हार्मोन के करीब 300 से 400 MCQ आप लोगों के लिए उपलब्ध भी करवा देंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। हम हर टॉपिक को ऐसे ही कंप्लीट करवा रहे हैं। एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उसके फिर पहले आपको थ्योरी देंगे, उसके जितने MCQ बन सकते हैं वो देंगे और उसका टेस्ट लेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मानव की जो ग्रंथि है वो आपके सिलेबस में मेंशन है और यहाँ इस ग्रंथियों से करीब 5-6 प्रश्न बनने वाले हैं और अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो मेरा वीडियो है आप अगर अभी बिल्कुल तैयारी नहीं है, आपकी बिल्कुल शून्य पे हो या आप 100 पर भी हो तो भी आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आपकी सोचेंगे आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो पीछे जो कछुए की चाल से चल रहा होगा वो आगे निकल जाएगा। तो अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो हमारे टॉपिक वाइज टॉपिक जो हम तैयार करवा रहे हैं वो तैयार करिए। बहुत ईजी लैंग्वेज में वीडियो तैयार करवा रहे हैं। वीडियो जैसे ही आप सुनेंगे आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर होंगे। उसके बाद फिर हम आपको टेस्ट लेंगे उस टॉपिक का, फिर आपके फैक्ट क्लियर होंगे, फिर हम उसके आपको MCQ देंगे तो आपका बिल्कुल वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। हर टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में, हर टॉपिक के अधिकतम MCQ, सब पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा थ्योरी से, फिर उसके MCQ से, तो सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। मैंने आप भी अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी ग्रंथियों का, पूरे हार्मोन का पूरा क्या होता है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, कहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है, कहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, किस हार्मोन को क्या बोलते हैं, ये सारा समझाया है। तो अब आपको याद रखना है कि स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं। ऐसे हार्मोन जो इन 3 ग्लैंड से निकलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं और प्रसरण से निकलते हैं, अंडाशय से निकलते हैं। इसके अलावा एक प्लेसेंटा और होता है। प्लेसेंटा जो मानव का अस्थायी अंग होता है जो गर्भावस्था में बनता है, उसके द्वारा भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भावस्था में निकलता है। तो उससे भी, वो भी क्या होता है, एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। जब भी आप गर्भ निरोधक गोलियां की बात करते हैं, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं ना, वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण ही होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण ही होती हैं जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। केवल एक सहेली एक ऐसी गोली है, कौन सी, केवल सहेली एक ऐसी गोली है एक सहेली केवल एक ऐसी गोली है नॉन स्टेरॉइड है, जो कि लखनऊ की एक संस्था में बनाई जाती है। ठीक है, तो इनमें से देखो, प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय द्वारा सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है जो पुरुष के ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है, वृषण कोशिकाओं द्वारा। कॉर्टिसोल जो होता है वो एड्रेनल ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन होता है। जब भी व्यक्ति का तनाव होता है ना तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिससे BP बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन ये तो स्टेरॉइड हार्मोन है, लेकिन जो ग्लूकागॉन है वो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। ग्लूकागॉन क्या है, ग्लूकागॉन जो है वो अग्नाशय ग्रंथियों द्वारा स्नावित होता है। ग्लूकागॉन किसके द्वारा स्नावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्नावित होता है। अग्नाशय की जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उससे ग्लूकागॉन स्नावित होता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इसमें स्टेरॉइड हार्मोन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकागॉन हो जाएगा। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला भी, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एक आनुवांशिक रोग होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। ये मुख्य रूप से महिलाओं में होता है। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, महिलाओं में होता है। इसको ऐसे याद कर लो कि महिलाएं क्या होती हैं, अपनी बात में जरा में पलट जाती हैं।
पलट जाती हैं, तो पलट जाती हैं तो टर्न हो जाती हैं। तो ऐसे याद रख लो कि ये महिलाओं में होता है। इसमें क्या होता है, एक ही लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक ही गुणसूत्र होता है। देखो जैसे कि 23 प्लस एक्स एक्स इनका सूत्र होना चाहिए, लेकिन इनका 23 प्लस एक्स ही होता है। इनका एक गुणसूत्र जो एक्स होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, अंडाशय जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं और इनसे पीड़ित जो महिलाएं होती हैं वो बांझ हो जाती हैं और व्यक्ति का जो पूरा शरीर होता है वो अल्प विकसित हो जाता है और बंध्य हो जाता है। इसके कारण लंबाई भी कम होती है और लैंगिक विकास भी देरी से होता है। गर्दन और त्वचा पर भी एकदम से जालीदार स्किन टाइप बन जाती है। तो याद रखिएगा यह विकार क्यों होता है, ये मोनोसोमी के कारण होता है। मतलब एक गुणसूत्र क्या होता है, कम हो जाता है, एक असामान्य अंडे के कारण ये हो जाता है। तो याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है टर्नर सिंड्रोम में। जितने भी सिंड्रोम है, जितने भी आनुवांशिक रोग हैं वो भी आपको करवाऊंगी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। सिंड्रोम क्या होता है, या तो गुणसूत्र अधिक हो जाए या गुणसूत्र कम हो जाए, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। एक्स गुणसूत्र में से किसी भी एक की अनुपस्थिति के कारण हो जाता है, जिसके कारण महिला जो होती है बांझ हो जाती है। इसके अलावा एक डाउन सिंड्रोम भी होता है और क्लीनफेल्सन सिंड्रोम भी होता है। इनमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है और क्लीनफेल्टर में डाउन सिंड्रोम में एक मेल गुणसूत्र हो जाता है अतिरिक्त। तो क्लीनफेल्टर में क्या होता है, एक फीमेल जो गुणसूत्र अधिक हो जाता है, 47 हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि के कारण होता है। कितने, 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि के कारण होता है। जबकि क्लिनफेल्टर क्या होता है, एक्स गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। और वो किसके, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि के कारण होता है। 21वां गुणसूत्र जो डबल बन जाता है। और क्लिनफेल्टर में क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र डबल बन जाता है। तो ये भी इनमें 47 होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम में कितने होते हैं गुणसूत्र, 45 होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका रक्तचाप कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। क्योंकि जो सिस्टोलिक होता है वो ऊपर वाला दाब होता है। धमनियाँ जो रक्त पर दबाव डालती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलिक, उसको ऊपरी वाला दबाव बोलते हैं और उसको ही रक्त दाब बोलते हैं। ठीक है, धमनियाँ जो रक्त पर दबाव डालती हैं। तो 120 कौन सा दबाव रहता है, हिस्टोलिक होता है, और जो 80 रहता है वो कैसा रहता है, सिस्टोलिक रहता है। अगर गर्भवती महिला है तो उसका रक्तदाब थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, 140 होता है। और नीचे का होता है 140/90 होता है नीचे का। तो ये गर्भवती महिला का होता है। अगर हम नवजात बच्चे की बात करें तो नवजात का 64/41 होता है, ऊपर का 64 हो जाता है, नीचे का 41 हो जाता है। ये किसका होता है, नवजात का होता है। और गर्भवती महिला का 140/90 हो जाता है और सामान्य का कितना होता है, 120/80 होता है। जब बच्चा 1 महीने का होता है तो उसका ऊपर वाला 95 हो जाता है और नीचे वाला 58 हो जाता है। नवजात शिशु के रक्तचाप में ऊपरी संख्या क्या हो जाएगी, सिस्टोलिक ऊपर का होता है, नीचे क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। नवजात शिशु में छोटे छोटे कूप होते हैं तो सांस मतलब लेने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो उसके लिए इसको फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप बोलते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखना, कर ही रहे हैं तो, नवजात शिशुओं के जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो 14 से 24 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। 14 से 24 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, याद रखना। और अगर लीटर में पूछेंगे तो 140 से 240 ग्राम प्रति लीटर होता है। हाँ ठीक है। और नवजात शिशुओं को ब्लड पर्याप्त होना आवश्यक है, क्योंकि वही उनके विकास में सहायता करता है, क्योंकि पैदा होते साथ ही उनकी जो वृद्धि दर जो होती है वो अच्छी खासी होती है। तो कितना हो जाएगा इसका, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसके बारे में बताती हूँ। यकृत। यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके अलावा ये पेट के दाहिने तरफ से स्थित होती है, फुटबॉल के आकार की ये होती है। और इसके कारण जो मतलब इस बीमारी से अगर यकृत में सूजन वगैरह आ जाती है तो फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है।
फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके कारण यकृत में जो सूजन आ जाती है इसको सिरोसिस भी बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा एक पुरुष में जो यकृत का वजन होता है वो 1.4 से 1.5 केजी होता है, और महिलाओं में इसका वजन देखा जाए तो महिलाओं में 1.2 से 1.4 केजी वजन होता है। महिलाओं में 1.4 से 1.2 से 1.4 केजी, और पुरुष में कितना होता है, 1.4 से 1.5 केजी होता है। ये शरीर का 1/50वां हिस्सा होता है। कितना, 1/50वां हिस्सा होता है। शंकु के आकार का होता है, गहरे लाल भूरे रंग का होता है। शरीर की रक्त का आपूर्ति का करीब 13% हिस्सा यहीं से ही होता है। इसके अलावा ये जो होता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको भी अवशोषित करने का काम करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। और आपसे पूछे इसका वजन कितना होता है तो लगभग 1.5 से 2 किलो, या ग्राम में पूछे तो लगभग 21 ग्राम इसका वजन होता है औसतन अगर वजन पूछें इसका तो लगभग 1.5 वजन जो होता है यकृत का होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर, इसके बिना तो कल्पना नहीं की जा सकती। शरीर की कैसा आकार होता है इसका भी पूछ सकते हैं, तो फुटबॉल के आकार का होता है। इसके अलावा यकृत में ग्लाइकोजन, विटामिन ए और आयरन जो होता है जमा होता है। यकृत में क्या क्या जमा होता है, एक तो विटामिन ए जमा होता है, एक दूसरा आयरन जमा होता है, तीसरा लोहा जमा होता है। ये सारी चीज़ जो होती हैं यकृत में जमा होती हैं। तो ये सारी चीज़ याद रखिए। यकृत को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए। यकृत को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारा पानी जो है इसमें पीना चाहिए यकृत को शुद्ध रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा अल्कोहल ज़्यादा पीने से जो अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ भी इसी के कारण हो जाती है, जिसके कारण फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पूछते हैं ALD किसके कारण होती है, या ALD का फुल फॉर्म क्या होता है। ALD का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो याद रखना ALD को बोलते हैं अल्कोहलिक लीवर डिसीज़। अत्यधिक शराब पीने के कारण ये अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के MCQ मिल जाएंगे। इसके अलावा 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। सेव कराने से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे MCQ मिल जाएंगे, क्योंकि हम जो स्टेटस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाते रहेंगे। अगर आपका नंबर मेरे पास सेव होगा, हाय लिख कर भेज दीजिए तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। आप मेरा कर लीजिएगा तो आपको स्टेटस के थ्रू क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक भी मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत स्मार्ट स्टडी कीजिए, वही टॉपिक पढ़िए जो एग्ज़ाम में आना है। फालतू एक ही टॉपिक के पीछे परेशान मत होइए। बहुत सारे लोग ओनली प्रबंधन को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। प्रबंधन का पार्ट 45 नंबर का है और प्रबंधन के 15 क्वेश्चन आप बिना देखे ही कर देंगे। बचे हुए पार्ट के लिए मेहनत करना है तो उसमें आपको 11 जो 10 नंबर की पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन आने हैं, 10 पैसेज आने हैं। बाकी जो पोर्शन है वो सामुदायिक संगठन हुआ, नेतृत्व हुआ, संप्रेषण हुआ, ये सारा मैं आपको करवा दूंगी। और मैं ग्रुप में भी इसका एक बंच बना के 1000 से 2000 क्वेश्चन की एक MCQ दे दूंगी फरवरी में। बस आप उसको ही करना, उसकी कॉपी करा के, या आप PDF से पढ़ते तो PDF से पढ़ना, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। बाल विकास के लिए जो बच्चों वर्ग 2 वर्ग 3 का बाल विकास है वो बिल्कुल मत पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो 1-2 आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आते हैं, बाल देखरेख संस्थान से आते हैं, एड्स से आते हैं, बाल नीति, बाल श्रम, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि वो बाल विकास बच्चों वाला पढ़ना है। हमेशा से बोल रही हूँ, पेपर पिछली बार के उठा के देख लीजिए, तो उस वही स्मार्टली स्टडी कीजिए, हर एक टॉपिक पे परेशान मत होइए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम और एक पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। एक एमाइलिन पाया जाता है, एक टाइलिन पाया जाता है।
और जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है या स्टार्च को पचाता है। ये इसका लगभग 30% भाग डिवाइड करके माल्टोज में बदल देता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम। इसके अलावा लार में 3 प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार के एंजाइम को हम अल्फा एमाइलेज, लार में लाइपेज, लाइसोजाइम ये भी बोलते हैं। और लार में जो टाइलिन पाया जाता है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में टाइलिन जो पाया जाता है वो क्या करता है, स्टार्च को किस में तोड़ता है, शर्करा में तोड़ देता है। स्टार्च को किस में तोड़ देता है, शर्करा में तोड़ देता है। जो टाइलिन एंजाइम रहता है जिसे हम पित्यालिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिन को क्या बोलते हैं हम, पित्यालिन भी बोलते हैं। टाइलिन को याद रखना, टाइलिन को पित्यालिन बोला जाता है। लार में पाए जाने वाला लारमय लाइपेज जो होता है वो वसा के पाचन में मदद भी करता है। नवजात शिशुओं के वसा के पाचन में भी ये लाइपेज मदद करता है। लाइपेज कहाँ पाया जाता है, लार ग्रंथि में पाया जाता है। इसके अलावा लार में पाए जाने वाला जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो दांतों में बैक्टीरिया को जमा होने से रोकता है। लाइसोजाइम क्या करता है, दांतों में बैक्टीरिया को जमा होने से रोकता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, वो उपापचय प्रक्रिया में मदद करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। पैचिस, दमा, कुष्ठ या उपरोक्त सभी। देखो पैचिस तो नहीं होता, पैचिस तो विषाणु के कारण होता है। पैचिस रोग, पैचिस में क्या होता है, खूनी प्रवाह, खूनी दस्त आते हैं। ये सिगेला बैक्टीरिया एक अमीबा परजीवी के कारण होता है। सिगेला बैक्टीरिया या अमीबी परजीवी का मतलब ये अमीबिया के कारण होता है, अमीबी परजीवी के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, खून के भरे दस्त आते हैं और ये जीवाणु या परजीवी संक्रमण के कारण होता है। इसके अलावा आपसे पूछें कि जो दमा रोग होता है, दमा रोग किसके कारण होता है। पैचिस बैक्टीरिया के कारण भी होता है और वायरस के कारण भी होता है। आपसे पूछे दमा रोग क्या होता है, तो ये सांस की नली में जलन हो गई, सिकुड़न हो गई, उसके कारण ये होता है। और एक ये निमोनिया रोग का ही एक बढ़ा हुआ रोग होता है। और एयर पॉल्यूशन हुआ, पुरानी खांसी हुई, धूम्रपान हुआ, इसके कारण हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है, इसकी जो ब्रोंकियोल्स होते हैं या श्वसन तंत्र होती है उसमें क्या होता है, इसके कारण सूजन आ जाती है। उसके कारण इसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है, जिससे कि दिक्कत, छाती में दर्द, घरघराहट, ये सारी चीज़ें होती है। एलर्जी भी इसका मेन कारण होता है। तो ये भी बैक्टीरिया के कारण नहीं होती। कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ रोग जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होता है। और लंबे समय तक चलने वाली ये बीमारी होती है जिसे ठीक किया जा सकता है। इसमें त्वचा पर क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं। कुष्ठ रोग में क्या हो जाता है, त्वचा पर घाव हो जाते हैं और जिससे नसों को नुकसान भी होता है। नसों को क्या होता है, इसके कारण निशान हो जाता है। अलग अलग बाहर की नसें, अंदर की नसें इसके कारण प्रभावित होती हैं। तो ये याद रखिएगा, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम भी चल रहे हैं। एक और चीज़ याद रखिए कि जो कुष्ठ रोग है उसके कारण उसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी भी दी जाती है। आपसे पूछते हैं ये MDT जो थेरेपी दी जाती है वो किस रोग के लिए दी जाती है, तो ये मल्टी ड्रग जो थेरेपी होती है कुष्ठ रोग के लिए दी जाती है। और ये जो रोग होता है ये विकलांगता को बढ़ाता है, इसलिए इसकी जागरूकता को बढ़ाने की, फैलाने के लिए कुष्ठ रोग जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है 1954-55 से। कुष्ठ रोग कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है, 1954-55 से कुष्ठ रोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और जो मल्टी ड्रग थेरेपी आई थी, मल्टी ड्रग थेरेपी आई थी 1982 से। मल्टी ड्रग थेरेपी कब से आई थी, 1982 से आई थी। और जो राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा था 1954-55 से, लेकिन राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चला है 1983 से। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब से चला है, 1983 से चला है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1954-55 से और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1983 से। और जो MDT थेरेपी है वो कब से आई है, मल्टी ड्रग थेरेपी, वो आई है 1982 से। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, प्रश्वास कहलाती है, निश्वसन कहलाती है। वो कहलाती है श्वासोच्छ्वास। जिस प्रक्रिया में मनुष्य सांस लेता है और सांस छोड़ता है, सांस ले भी रहा है और क्या कर रहा है, सांस को छोड़ भी रहा है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। श्वसन प्रक्रिया में फेफड़ों में हवा का आदान प्रदान होता है। किसमें? फेफड़ों में हवा का आदान प्रदान होता है। तो श्वासोच्छ्वास क्रिया में क्या होता है? फेफड़ों का आदान प्रदान होता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है? रक्त में जाती है। ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है? रक्त में जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से क्या होता है? बाहर आती है। श्वसन प्रक्रियाओं में कोशिकाओं में ऑक्सीजन लेना और इसका इस्तेमाल करना होता है, उसको हम श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। जबकि श्वासोच्छ्वास क्या होती है? लेना और छोड़ना होती है। सामान्य श्वासोच्छ्वास के दौरान श्वसन गति जो होती है 16 बार प्रति मिनट होती है। क्या, कौन सी, कितनी गति होती है? श्वासोच्छ्वास की 16 बार प्रति मिनट होती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। लेना और सांस को छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगला है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का करती है, ग्लूकोज का करती है, वशिया अम्ल का करती है या सुक्रोज का करती है? C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज जो होता है तत्काल तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं और ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रायः जो कोशिका होती है वो इसी ग्लूकोज का ही उपयोग करती है। ग्लूकोज एक बिल्कुल सिंपल शर्करा होती है, एक सरल शर्करा होती है। ग्लूकोज क्या होता है? एक सरल शर्करा होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। कोशिकाओं के विकास और मरम्मत में अमीनो अम्लों का भी योगदान होता है। किसका? अमीनो अम्लों का भी योगदान होता है। और कोशिका झिल्ली और दूसरी संरचनाओं को बनाने में वशीय अम्ल का होता है। कोशिकाओं के विकास में किसका होता है? अमीनो अम्लों का। और जो संरचनाएं होती हैं उनको बनाने में वशीय अम्ल का महत्व होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है? आज ही मैंने ये क्वेश्चन कराया है आप लोगों को ग्रुप में, टेलीग्राम पर, जो हम जीतेंगे बैच में। अगर वो लोग वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने बैच लिया है तो उन्होंने आज ये किया होगा। निम्नलिखित में से कौन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम GnRH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GnRH भी बोलते हैं। ये सेक्स हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, उनको बनाने में मदद करते हैं। और इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्रंथि से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन कौन करता है? अधश्चेतक, या इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। या तो हाइपोथैलेमस करता है या हिंदी में बोलेंगे तो अधश्चेतक करता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हो चाहे हाइपोथैलेमस हो, ऑक्सीटोसिन हो चाहे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो, उसको कौन सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मस्तिष्क के निचले वाले हिस्से में ये रहता है। कहाँ रहता है? मस्तिष्क के निचले वाले हिस्से में ये पाया जाता है। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाया जाता है। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं उनको उत्प्रेरित करने में ये मदद करता है। और इसके अलावा ये सेक्स हार्मोन को उत्तेजित भी करता है। आपकी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसको सक्रिय बनाने में भी ये हाइपोथैलेमस मदद करता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है। गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन को कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस और किसको बनाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी बनाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी बनाता है और किसको बनाता है? ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बनाता है। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये गोनाड्स में रिलीज होते हैं। गोनाड्स मतलब होता है जो आंतरिक अंग होते हैं महिला और पुरुष के, वहाँ पर ये सीक्रेट होते हैं, वहाँ पर ये सीक्रेशन इनका होता है। मस्तिष्क का सबसे ऊपरी वाला जो आधार वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर ये हाइपोथैलेमस पाया जाता है। आपसे पूछें ऐसे 2 हार्मोन बताओ जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, तो एक ये हो जाएगा, एक तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा। इसके अलावा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो भी गोनेडोट्रोपिन वो भी जो ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। इसके अलावा ये जो ऑक्सीटोसिन होता है वो भी यही हार्मोन जो होता है सीक्रेट करता है। तो ये दोनों ही इसको सीक्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा। कौन से 2 हार्मोन ऐसे हैं जिनको हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है? कौन कौन ऐसे होते हैं? तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन हुआ, एंटी डायरेटिक हार्मोन हुआ। इन सारे हार्मोनों को कौन सीक्रेट करता है? इन सारे हार्मोनों का जो सीक्रेशन है वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर होता है, मतलब पीयूष ग्रंथि का भी जो मास्टर होता है वो यही होता है। अगला है सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की? इवानोवश की, एडवर्ड जेनर, स्मिथ या लिनियस ने की थी? सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो विषाणु की खोज की थी वो इवानोवस्की ने की थी। सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? सबसे पहले विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जीवाणु की खोज की ये कैरोलस ली ने द्विवर्गीय पद्धति दी थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु को हम बोलते हैं वायरस, और इवानोवस्की ने की थी 1892 में इसकी खोज की थी एक संक्रामक एजेंट के रूप में। ये क्या होता है? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। विषाणु में क्या होता है? डीएनए भी होता है, और विषाणु में क्या होता है? आरएनए भी होता है। दोनों ही विषाणु में पाए जाते हैं। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, इन सब की ये जो विषाणु द्वारा ही होते हैं, तो याद रखिएगा। इन्होंने तंबाकू में इसकी खोज की थी। किसमें? तंबाकू में इन्होंने इसकी खोज की थी। इसके अलावा ल्यूवेन हाक ने जीवाणु की खोज की थी। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का भी इनको जनक कहा जाता है। स्टैनले जो मिलर थे उन्होंने जीवन की उत्पत्ति वाले प्रयोग को बताया था। रॉबर्ट कोच ने देखो ये याद रखना, 6 रोग की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। 6 रोग की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, है ना। हैजा की खोज किसने की थी? हैजा की भी किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा की भी किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। 6 की भी किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। और एक एंथ्रेक्स गले में होने वाली बीमारी होती है, उसकी खोज भी किसने की थी? उसकी खोज भी कोच ने की थी। तीनों ही फैक्ट याद रखना, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापमान कहाँ पर नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्लम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? मस्तिष्क के हिस्से हैं ये। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है उसको हम थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है उसको क्या बोलते हैं? हम थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। ये हमारे जब हम अंतःस्नावी ग्रंथि पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही ग्रंथि होती है, यही ग्रंथि होती है। अभी हमने इसमें पढ़ा है कि ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी सीक्रेट करती है। इसके अलावा एंटी डायरेटिक हार्मोन भी निकालती है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी निकालती है। ये सारे हार्मोन को कौन निकालता है? ये हाइपोथैलेमस ही निकालता है। इसके अलावा ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस हिस्से में जो रहता है, जो जिससे शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, मस्तिष्क के मध्य में होता है। ये कहाँ होता है? मस्तिष्क के मध्य में ये पाया जाता है, और छोटा सा लेकिन बहुत अहम हिस्सा होता है
बाहरी तापमान बढ़ने पर ये हमारे शरीर की रक्त वाहिकाओं में ये संदेश पहुंचा देता है। इसके अलावा रक्त शर्करा का स्तर, चयापचय दर, इनको भी ये सही करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कपकपी जैसी प्रतिक्रियाओं को भी ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा शरीर को तापमान को नियंत्रित करने में दूसरे चीज़ भी योगदान देते हैं, जैसे कि मनुष्य की त्वचा है, ये भी योगदान देती है। जो वशीय यूतक होते हैं ये भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और वृषण का जो तापमान होता है, जो पुरुष होते हैं उनका जो वृषण होता है, जो उनके जो अंडकोश होते हैं उसका जो तापमान होता है 2 डिग्री कम होता है अपने शरीर के तापमान से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी याद रखना। तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित रखता है? कौन सा शरीर का अंग शरीर के तापमान को नियंत्रित करना रखता है? तो हाइपोथैलेमस रखता है। हाइपोथैलेमस इस प्रकार का एक बादाम के आकार का होता है हाइपोथैलेमस, और इसकी ये 3 भागों में बटा होता है, अग्र, मध्य और पश्च। ये हाइपोथैलेमस कितने बटा होता है? अग्र, मध्य और पश्चिम में बटा होता है। ये अंतःस्नावी तंत्र और जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको भी जोड़ता है। इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन को भी ये सीक्रेट करता है। हमारे से हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सारी चीज़ें भी ये नियंत्रित करता है। अगला है चेचक के टीके का विकास कब हुआ था? चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग मुझे आंसर दीजिएगा। सारे लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया कीजिए। मैं सारे लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, तो सारे लोग अपना कमेंट भी किया कीजिए, आंसर भी दिया कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा सारे लोग और शेयर कीजिएगा। रात को शाम को एक वीडियो लेके आऊँगी महिला कानून और महिला नीतियों का, बहुत शानदार वीडियो लेके आऊँगी, तो वो वीडियो सारे लोग ज़रूर देखना, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। मैं अभी केवल वही वीडियो लेके आ रही हूँ जो एग्ज़ाम में आना है। फॉर्मेलिटी नहीं करना है अपन को वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही करना है। तो आज का क्वेश्चन आपका ये है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन कब हुआ? ऑफिशियली विश्व से चेचक का उन्मूलन कब हुआ? आपको डेट विथ ईयर मुझे कमेंट करना है। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब हुआ? सारे लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब हुआ? इसका आंसर सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि विश्व से चेचक का उन्मूलन कब हुआ। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और आपको मुझे बताना है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन कब हुआ था। ठीक है, ये इसका आंसर मुझे दीजिएगा। लुईस पास्चर, इनका नाम तो आपने सुना होगा। इन्होंने टीकाकरण के बहुत मतलब इन्होंने टीकाकरण को एक बहुत अच्छी पहचान दी थी। टीकाकरण के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। किसकी? रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। रेबीज के टीके के बारे में किसने बताया था? तो रेबीज के टीके के बारे में जो बताया था वो इन्होंने ही बताया था। किसने? लुई पास्चर ने ही रेबीज के टीके के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, ये हमारा महिला सुपरवाइज़र का 40 दिन का पैकेज है। बहुत शानदार तैयारी यहाँ कराने वाली हूँ। बिल्कुल तैयारी नहीं है, हो चुकी है, तो आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच ले लीजिए। यहाँ पे हर टॉपिक के मैं कम से कम 1000 से 2000 MCQ करवाऊँगी। टीकाकरण के करीब 500 MCQ आपको दूंगी, वही करना है। अभी जो हमारे सिलेबस में जो अभी मैं हमारे ग्रुप में चल रहा है वहाँ पर मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने पूरा ग्रंथि और हार्मोन पढ़ाया है, जिसका आज टेस्ट होगा, कल टेस्ट होगा। आज प्रैक्टिस होगी दिन भर और कल टेस्ट होगा। हमारे यहाँ प्रैक्टिस पूरे समय चलती है, हम प्रैक्टिस करवाते ही रहते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम पर टेस्ट होता है। सारी चीज़ें जो होती हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से होती हैं। हर एक टॉपिक का, चाहे प्रबंधन का सामुदायिक संगठन हो, चाहे पंचवर्षीय योजना हो, चाहे नेतृत्व हो, चाहे संप्रेषण हो, चाहे कोई भी अधिनियम हो, हर अधिनियम के जितने MCQ बनते हैं वो सारे आप लोगों को मिलेंगे। जितने भी अधिनियम है, चाहे वो करंट के अधिनियम भी हों, जैसे कि मातृत्व लाभ अधिनियम हो गया, प्रसव पूर्व जांच निरोध अधिनियम हो गया, है ना, जितने भी नए अधिनियम बने हैं, MTP एक्ट हो गया, उनमें जो संशोधन हुआ है वो सारी चीज़ हम आपको करवा रहे हैं।
चाहे बाल श्रम अधिनियम हो, चाहे महिला बाल विकास योजना हो, चाहे स्वास्थ्य योजना हो, चाहे जनजाति विभाग योजना हो, ये सब कुछ हम कराने वाले हैं। हमारा पैकेज का चार्ज है ओनली 799 रुपये। किस तरह से आपको करना है ये सारा मैं बताती हूँ। ये प्रैक्टिस, थ्योरी, पीडीएफ, ट्रिक, टेस्ट एक ही जगह पर ट्रिक होना है, इधर ही पर आपका टेस्ट होना है, इधर ही पर आपको वीडियो मिल रही है ट्रिक वाली, थ्योरी पीडीएफ मिल रही है, एमसीक्यू पीडीएफ मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है ओनली 799 रुपये में। आपको क्या करना है, आपको मुझे केवल क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। आपको मुझे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है 6260190944 पर। आपको मुझे बोलना है कि मैम हमको ऑनलाइन बैच लेना है। जैसे ही मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपका जैसे ही मेरे पास 799 का पेमेंट आएगा, मैं आपको हमारे दो टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। मैं आपको 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लूँगी। एक टेलीग्राम ग्रुप किसका रहता है, टेस्ट का होता है। वहाँ पर टेस्ट ही टेस्ट होते हैं। हर जो टॉपिक मैं तैयार करवाती हूँ हर दिन उसका टेस्ट होता है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में हम प्रैक्टिस करते हैं, पूरी जानकारी दी जाती है। सारा कुछ भी मुझे याद करवाना रहता है ट्रिक से, तो मैं यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में उसको याद करवाती हूँ। सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, कठिन से कठिन टॉपिक की ट्रिक्स मिलेंगी, रोगों के खोजकर्ता की ट्रिक्स मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप पर ही और टेलीग्राम पर वीडियो कैसे मिलेंगी, फाइल कैसी मिलेंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं अपने ये हमारे हम जीतेंगे बैच पे चली गई हूँ। ये मैंने टेस्ट का टॉपिक डाला है अभी थोड़ी देर पहले कि कल V98 और V99 का टेस्ट है। V98 में स्वास्थ्य की योजना है और V99 में पूरा का पूरा जो ग्रंथि और हार्मोन है जो मैंने समझाया है अभी। ये देखिए, मैंने ये ग्रंथि हार्मोन का वीडियो है जो ये पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने ये पूरा चित्र द्वारा बताया है कि कहाँ पे कौन सी ग्रंथि होती है। ये थायराइड है, ये पैराथायराइड है, अग्नाशय। इस प्रकार से मैंने इसको पूरा समझाया। ये देखिए, चित्र द्वारा ये पूरा बताया है, इस प्रकार से पूरा समझाया है। ये पूरा ग्रंथि हार्मोन, इस प्रकार से आपको ये वीडियो मिलेंगी। ये स्वास्थ्य योजना की पीडीएफ है पार्ट 3 की। इस प्रकार से पूरी की पूरी स्वास्थ्य योजनाएं बहुत डिटेल में मिलेंगी। हमारी सारी यूट्यूबर की वीडियो की पीडीएफ आपको यहाँ मिलेंगी। ये स्वास्थ्य योजनाओं की पार्ट 3 की ट्रिक है, ये ट्रिक द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा ये 3000 एमसीक्यू भेजे हैं। 3000 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी बहुत शानदार विथ प्रीवियस एस के क्वेश्चन के साथ 3000 एमसीक्यू हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें अगर आप ये 3000 एमसीक्यू ही अगर कर लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें, आप यहाँ पे जाओगे क्लिक करके और आप फाइल वाले सेक्शन में जाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मानव शरीर ग्रंथियाँ, योजनाएं, पार्ट, सुपरवाइजर एमसीक्यू, ये देख सकते हैं आप। ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, सारे अधिनियम मिल जाएंगे। बाल संरक्षण आयोग, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पाचन तंत्र पूरा मिल जाएगा। मानव शरीर टॉप 100, कंप्यूटर शॉर्टकट की योजनाएं, योजना भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ये जीव और दांत से संबंधित क्वेश्चन है। सती प्रथा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, ये सारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अनैतिक व्यापार अधिनियम, ये अधिगम क्षमता वाले अलग। इसके अलावा बाल विकास के पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, पूरे अधिनियम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाल देखरेख संस्था, बाल बाड़ियाँ, गैर बाल देखरेख संस्था, मंगल दिवस आंगनवाड़ी, ये मंगल दिवस की पीडीएफ है। देखिए, इसमें मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। इसमें सारी पूरी की पूरी जो है ये मंगल दिवस बताए गए हैं। आप देखिए, हम ये इस प्रकार से मंगल दिवस पहला दिवस है, दूसरा दिवस है, ठीक है, ये तीसरा दिवस है, ये चौथा दिवस है, क्या होता है इसमें। इस प्रकार से सारे टॉपिक बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर कराए जाते हैं। प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मैंने 500 क्वेश्चन दिए हैं। ये बाल विकास के 1040 एमसीक्यू हैं जो स्कूल पूर्व देखभाल के जो एमसीक्यू हैं, इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। बस ये आपको 1040 एमसीक्यू करना है। इस प्रकार से ये मैथ्स भी डली हुई है, रेड क्रॉस से क्वेश्चन है, ये रिफ्लेक्स है। पूरे बच्चों में जितने रिफ्लेक्स पाए जाते हैं, मोरो रिफ्लेक्स पाया जाता है, टर्नर रिफ्लेक्स पाया जाता है, एडवर्ड रिफ्लेक्स पाया जाता है, ये सारे रिफ्लेक्स हैं एक साथ। इस प्रकार से सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। चाहे सेकंड पार्ट हो, ये विटामिन ए, कैल्शियम, आईसीएमआर रिपोर्ट है,
इसके अलावा चाहे प्रबंधन के टॉपिक हों, प्रबंधन के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, आदिवासी योजना के मिल जाएंगे, ये खसरा का टॉपिक पड़ा हुआ है, डिप्थीरिया का टॉपिक पड़ा हुआ है। इस प्रकार से इनके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। गर्भाशय से संबंधित क्वेश्चन है, माता के दूध से संबंधित क्वेश्चन है, ये सारा का सारा आपको टॉपिक मिल जाएगा। जो आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको प्रबंधन पढ़ना है, ये प्रबंधन के पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। V9 V10 ये सारे 11 ये प्रबंधन के पूरे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 336 फाइल हैं। ये 336 फाइल का आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ये चैनल मिल जाएगा। बाल विकास के लिए मैंने बोला है, विशेष आवश्यकता बच्चों के लिए जो 500 MCQ दिए हैं बस वही पढ़ना है। स्कूल पूर्व देखभाल के लिए जो 1040 MCQ वो दिए हैं वो पढ़ना। MCQ के लिए 3000 प्रैक्टिस बुक भी दी है। इसके अलावा करीब 30 से 35 प्रैक्टिस सेट भी डले हुए हैं हमारे चैनल पर, और हर टॉपिक की थ्योरी और हर टॉपिक के MCQ भी डले हुए हैं। सब कुछ वहाँ पे डला हुआ है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। साथ में ट्रिक्स वीडियो भी डली हुई हैं। देखो खुद से पढ़ना उतना आसान नहीं होता है जितना वीडियोस के माध्यम से हो जाता है, तो वहाँ पे ट्रिक वीडियो भी डली हुई। इन वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाया है। अगला है, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो ये सभी कथन सत्य हैं। मादा के जनन अंग से इन तीनों का ही स्राव होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कब होता है? जब गर्भावस्था में जब प्रसव होता है, प्रसव चरण होते हैं, तब रिलैक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्योंकि ये पोषण से संबंधित चीज़ें हैं इसलिए भी पूछ सकते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल तो इमली में नहीं पाया जाता। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल तो दूध दही उनमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन जो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। तो क्या हो जाएगा? इमली में पाया जाता है। सफ़ेद और क्रिस्टलीय होता है। अंगूर और केले में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, लेकिन ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा? दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो जो मानव नेत्र होता है ना, वो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। यह लेंस उभयोत्तल भी कहलाता है। कौन सा? उभयोत्तल भी कहलाता है ये लेंस। यानी ये दोनों तरफ बाहर की ओर गोल होता है, और ये आइरिस के पीछे पाया जाता है। ऊतकों से बना होता है और प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। प्रकाश को कहाँ पर केंद्रित करता है? ये रेटिना पर केंद्रित करता है प्रकाश को। प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है, और ये लेंस की फोकल दूरी को बदलकर नेत्र को फैलाना और सिकुड़ने का काम भी करता है। तो याद रखना, लेंस, मानव जो नेत्र का लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है? मानव का जो नेत्र होता है, वो मानव की जो आँख में जो लेंस होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो सच में ही मानव की आंखों में होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? अंडाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका, शुक्राणु, शुक्र, ये सब क्या होते हैं? मतलब जो मेल पुरुष जनन अंग होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो ये याद रखना। इसके अलावा ये बताओ कि डिंब वाहिनी क्या होती है? डिंब वाहिनी जो डिंब को बाहन करेगी, डिंब मतलब अंडाणु को बाहन करेगी। अंडाशय से अंडे की कोशिकाओं को गर्भाशय तक ले जाने वाली जो नलिका होती है वो क्या कहलाती है? डिंब वाहिनी कहलाती है। तो डिंब वाहिनी किसे कहते हैं? अंडाशय को जो गर्भाशय से जोड़ने वाली जो नलिका होती है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने वाली नलिका, इस प्रकार का एक जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जो होते हैं अंडाशय होते हैं, ये जो नलिका होती है जो गर्भाशय से जोड़ती है, ये नलिका क्या कहलाती है? डिंब वाहिनी कहलाती है। ये 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। महिलाओं में 2 डिंब वाहिनी होती हैं। महिलाओं में कितनी होती हैं? महिलाओं में 2 डिंब वाहिनी होती हैं। गर्भाशय गुहा के दोनों तरफ स्थित होती हैं, और ये अंडाणुओं को इकट्ठा करने में मदद करती हैं। तो कौन है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा। अगला है,
जरा दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में द्विफोकली लेंस का उपयोग किया जाता है। ना तो पास का दिखता बुजुर्गों को, ना दूर का दिखता, तो दोनों के लिए इसको द्विफोकली लेंस का उपयोग करते हैं। और ये जो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं इस प्रकार के लेंस को। जरा दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस होता है? द्विफोकली लेंस होता है, और उसको और क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।